जरा सोचिए, एक खाली जमीन पड़ी है और वहाँ एक बहुमंजिला इमारत बनानी है। लेकिन जो आर्किटेक्ट है ना, उसके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। बिना नक्शे के। बिल्कुल। वो सीधे ईंटें और सीमेंट लेकर पहुंच जाता है और बस काम शुरू कर देता है। अब बिना नक्शे के छत कहाँ गिरेगी या सीढ़ियां कहाँ जाकर खत्म होंगी, किसी को नहीं पता। और वो इमारत शायद हवा का एक झोंका भी न सह पाए। एग्जैक्टली और अकादमिक दुनिया में ना, किसी रिसर्चर के लिए बिना रिसर्च प्रपोजल के अपना काम शुरू करना बिल्कुल ऐसा ही है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि एक बेहतरीन शोध प्रस्ताव या रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार किया जाए। बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है ये, है ना। हमारे पास आज एक मास्टर लेक्चर स्क्रिप्ट है जो इस पूरी प्रोसेस के हर एक पेज को खोल कर रख देती है। हमारा आज का लक्ष्य बहुत साफ है, इस प्रपोजल के हर हिस्से को लिखने के प्रैक्टिकल स्टेप्स समझना और हाँ, उन आम गलतियों से बचना जो अच्छे खासे रिसर्च को भी पटरी से उतार देती है। रिसर्च की बौद्धिक वास्तुकला है, मतलब इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर। इंटेलेक्चुअल आर्किटेक्चर, अच्छा। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं बताता कि आगे क्या होने वाला है, बल्कि ये आपके अध्ययन की दिशा, उसकी गहराई और उसके इम्पैक्ट को तय करता है। अगर ये वास्तुकला ही कमजोर होगी ना, तो रिसर्च के नतीजे चाहे जितने भी अच्छे लगें, वो टिक नहीं पाएंगे। मतलब बुनियाद ही हिल जाएगी। बिल्कुल। एक मजबूत प्रपोजल इस बात की गारंटी देता है कि रिसर्चर भटकेगा नहीं, उसका समय या जो भी रिसोर्सेज हैं वो बर्बाद नहीं होंगे। तो चलिए इस बात की थोड़ी परतें खोलते हैं। जब हम कहते हैं कि ये एक बौद्धिक वास्तुकला है, तो क्या इसका काम सिर्फ यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना या ग्रांट हासिल करना है? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। क्योंकि अक्सर जब लोग शुरुआत करते हैं तो उन्हें यही लगता है कि ये बस एक प्रशासनिक बाधा है जिसे किसी भी तरह से बस पार करना है। देखिए, ये सच है कि बिना अच्छे प्रपोजल के आपको न तो ग्रांट मिलेगी और न ही परमिशन, लेकिन इसके जो असली उद्देश्य है ना, वो उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। अच्छा, वो कैसे? मुख्य रूप से इसका काम रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है। मतलब आप किस सटीक मुद्दे का समाधान खोजना चाह रहे हैं। और इसके अलावा इसका एक बहुत बड़ा काम है मौजूदा ज्ञान में कमियों को खोजना, जिन्हें हम रिसर्च गैप कहते हैं। रिसर्च गैप मतलब जो काम अभी तक नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि पहले से मौजूद जानकारी में क्या कमी रह गई है, तब तक कोई भी नया रिसर्च अपनी उपयोगिता साबित कर ही नहीं सकता। तो ये बात एकदम साफ है कि इमारत क्यों बन रही है, उसका पर्पस क्या है। अब जब ये नींव स्पष्ट हो जाए तो अब समय है ये जानने का कि इस ढांचे को कदम दर कदम कैसे खड़ा किया जाए। बिल्कुल, वो 11 स्टेप्स। हाँ, और इसमें एक चीज है, साहित्य की समीक्षा या लिटरेचर रिव्यू। इसके बारे में पढ़ते हुए मुझे एक बात सूझ रही थी। ये कुछ ऐसा है ना, जैसे ये देखना कि आस पड़ोस में अन्य आर्किटेक्ट्स ने पहले से क्या बनाया है, उनकी इमारतों में क्या कमियां हैं, ताकि हम कुछ नया और ज्यादा मजबूत बना सकें। अरे वाह, ये बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने बिना जाने ही प्रपोजल के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की नींव रख दी है। अच्छा? हाँ, हमारे सोर्सेज में एक बेहतरीन प्रपोजल तैयार करने के 11 महत्वपूर्ण घटकों को समझाया गया है। अगर हम पहले कदम से शुरुआत करें तो वो है टाइटल और इंट्रोडक्शन। टाइटल। अक्सर लोग सोचते हैं कि शीर्षक बस कैची या आकर्षक होना चाहिए, लेकिन अकादमिक लेखन में टाइटल का एकदम स्पष्ट, विशिष्ट और संक्षिप्त होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए कोई अपने रिसर्च का टाइटल रखता है भारत में शिक्षा, तो ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही वेग या अस्पष्ट है ना? आपने बिल्कुल सही उदाहरण चुना। भारत में शिक्षा कोई टाइटल है ही नहीं। ये एक पूरा का पूरा विषय है जिस पर हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं। तो एक अच्छा टाइटल कैसा होना चाहिए? इसके बजाय एक स्पेसिफिक टाइटल ऐसा होगा, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा पर मिड डे मील योजना का प्रभाव। इससे तुरंत पता चल गया कि जगह कौन सी है और टॉपिक क्या है। बिल्कुल, ये टाइटल तुरंत बता देता है कि रिसर्च कहाँ हो रहा है, किस पर हो रहा है और उसका मेन फोकस क्या है। और इसके बाद जो इंट्रोडक्शन आता है, हाँ, प्रस्तावना में इस स्टडी की पृष्ठभूमि और उस मुद्दे का महत्व स्पष्ट किया जाता है, ताकि जो भी इसे पढ़ रहा है उसे तुरंत कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। टाइटल और कॉन्टेक्स्ट तय होने के बाद जो दूसरा घटक सामने आता है वो है समस्या का कथन, यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सही कहा। सोर्स के अनुसार ये पूरे प्रपोजल का सबसे मेन पार्ट है। इसे पढ़कर ये साफ हो जाना चाहिए कि असल मुद्दा क्या है
और इसे सुलझाना क्यों इतना जरूरी है? और इसी समस्या को गहराई से समझने के लिए हमें उस तीसरे घटक की जरूरत होती है जिसे आपने आस पड़ोस की इमारतों को देखने का नाम दिया था। लिटरेचर रिव्यू। एग्जैक्टली। ये केवल उन किताबों की लिस्ट देना नहीं है। हमारे सोर्स में 2 बहुत ही बेहतरीन समाजशास्त्रीय उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, मैंने देखे वो। पहला है जर्गन हेबरमास का पब्लिक स्फीयर या सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत। हेबरमास मानते थे कि समाज में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां लोग फ्री होकर बैठें और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर तार्किक चर्चा कर सकें, जैसे पुराने जमाने के कॉफी हाउस होते थे। बिल्कुल। और दूसरा सिद्धांत है मैनुअल कैस्टल्स का नेटवर्क सोसाइटी। ये बताता है कि कैसे इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने हमारे संचार और समाज के स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल दिया है। तो अगर मान लीजिए कोई रिसर्चर इन दोनों सिद्धांतों का उपयोग कर रहा है, तो वो शायद ये देखने की कोशिश करेगा कि इस डिजिटल युग में, यानी कैस्टल्स के नेटवर्क समाज में, हेबरमास का वो पब्लिक स्फीयर अब कैसा दिखता है। बिल्कुल सही। मतलब क्या वो कॉफी हाउस वाली चर्चा सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो गई है? बिल्कुल वही। और लिटरेचर रिव्यू का असली पर्पस यही दिखाना है कि आपने इन मौजूदा थ्योरीज को अच्छे से समझ लिया है, फिर आप इनमें कमियां या वो गैप खोजते हैं। रिसर्च गैप। हाँ, आप कह सकते हैं कि देखिए, कैस्टल्स ने ग्लोबल नेटवर्क की बात तो की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत के किसी छोटे शहर में ये डिजिटल नेटवर्क वहां की राजनीतिक चर्चाओं को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। अरे वाह! और यही वो गैप है जिसे भरने के लिए आपका रिसर्च सामने आता है। इसका मतलब है कि हम दिग्गजों के काम को आधार बनाकर आगे का रास्ता तलाश रहे हैं। एग्जैक्टली। इसके बाद चौथा और पांचवा घटक आते हैं, अध्ययन के उद्देश्य और फिर रिसर्च क्वेश्चन बनाम हाइपोथेसिस, मतलब परिकल्पना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में अक्सर बहुत कंफ्यूजन देखा जाता है। सोर्स साफ करता है कि रिसर्च क्वेश्चन खोजपूर्ण या एक्सप्लोरेटरी होते हैं, जबकि परिकल्पना को टेस्ट किया जाता है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में कैसे समझेंगे? देखिए, इसे ऐसे समझते हैं, अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम जानकारी अवेलेबल है, तो आप वहां खोजपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। जैसे कि कोई नया टॉपिक हो। हाँ, जैसे महामारी के दौरान छोटे व्यापारियों ने अपने बिजनेस को कैसे बचाया। यहाँ आपको जवाब नहीं पता है, आप बस खोजना चाहते हैं। ये क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादा होता है, जहां आप लोगों का अनुभव जानना चाहते हैं। अच्छा, और हाइपोथेसिस? दूसरी तरफ परिकल्पना एक ऐसा स्पष्ट स्टेटमेंट है जिसे आप सच या झूठ साबित करने के लिए टेस्ट करते हैं। ओके। जैसे सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग छात्रों के परीक्षा परिणामों को नेगेटिव तरीके से प्रभावित करता है। ये डेटा आधारित यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है। बिल्कुल। जहां आप आंकड़ों के जरिए इस बात का परीक्षण करेंगे। ये बहुत स्पष्ट हो गया। अब इन सवालों के जवाब खोजने के लिए या फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर को एक ठोस रास्ते की जरूरत होती है, जो हमें ले जाता है हमारे छठे घटक तक, कार्यप्रणाली या मेथोडोलॉजी। हाँ, जो कि बहुत क्रिटिकल है। इसे प्रपोजल की रीढ़ की हड्डी बताया गया है। अगर कार्यप्रणाली ही कमजोर है तो पूरा रिसर्च औंधे मुंह गिर जाएगा, है ना? बिल्कुल गिर जाएगा। मेथोडोलॉजी वो हिस्सा है जहां आप ये बताते हैं कि आप अपना डेटा कैसे इकट्ठा करेंगे और उसका विश्लेषण कैसे करेंगे। मतलब सर्वे करेंगे या इंटरव्यू लेंगे। एग्जैक्टली। क्या आप 1000 लोगों के बीच क्वेश्चनेयर बांटकर सर्वे करेंगे या फिर आप केवल 20 लोगों के साथ गहराई से इंटरव्यू करेंगे? आपकी सैम्पलिंग क्या होगी? क्या आप लोगों को रैंडमली चुनेंगे या किसी विशेष ग्रुप को टारगेट करेंगे? ये सब यहाँ बहुत डिटेल में बताना होता है। अब यहाँ से 7वें से लेकर 11वें घटक तक का सफर आता है, जिन्हें अक्सर नए रिसर्चर बहुत जल्दबाजी में निपटा देते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन गलती है। इनमें शामिल है अध्ययन का महत्व, लिमिटेशंस या सीमाएं, टाइमलाइन, बजट और रेफरेंसेस। अक्सर लोग मेथोडोलॉजी तक तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन टाइमलाइन और बजट को बस एक फॉर्मेलिटी मानकर कुछ भी भर देते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। हाँ। मान लीजिए आपने एक ऐसा रिसर्च डिजाइन तैयार किया है जिसमें पूरे देश भर में जाकर लोगों से बातचीत करनी है। हाँ। लेकिन आपने जो बजट और टाइमलाइन अपने प्रपोजल में दी है, वो केवल 6 महीने की है और बजट बहुत कम है। तो प्रपोजल रिव्यू करने वाली कमिटी तुरंत समझ जाएगी कि भाई ये योजना तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। बिल्कुल, हवा में तीर चलाने वाली बात हो गई। हाँ, और इसके अलावा अध्ययन की सीमाएं यानी लिमिटेशंस तय करना भी उतना ही जरूरी है। आपको साफ करना होगा कि आपका रिसर्च क्या कवर नहीं करेगा, ताकि बाद में कोई पॉइंट आउट ना करे कि आपने ये हिस्सा क्यों छोड़ दिया। एग्जैक्टली। और सबसे अंत में
रेफरेंसेस यानी उन सभी किताबों और आर्टिकल्स का उचित एकेडमिक फॉर्मेट में जिक्र करना जिनसे आपने मदद ली है, ये बौद्धिक ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत होता है। अब यहाँ पर बात ना वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कागज पर तो ये 11 कदम बहुत लॉजिकल और व्यवस्थित लगते हैं। बिल्कुल लगते हैं। लेकिन जब इन थ्योरेटिकल स्टेप्स को असल दुनिया के कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच लागू किया जाता है तो असली चैलेंज शुरू होता है। हमारे सोर्स में शहरी और ग्रामीण समाजशास्त्र के 2 बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण दिए गए हैं जो इस पूरी प्रोसेस को एकदम जीवंत कर देते हैं। हाँ, अगर हम पहले उदाहरण की बात करें तो वो है बिहार के शहरी युवाओं में राजनीतिक जागरूकता पर सोशल मीडिया का प्रभाव। ओके। इस विषय में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत साफ है। हम सब जानते हैं कि युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग बहुत बड़ा है, लेकिन क्या उस उपयोग से उनकी पॉलिटिकल समझ में कोई वास्तविक वृद्धि हुई है? ये बात अभी अस्पष्ट है। और यही इसका रिसर्च गैप है। बिल्कुल। अब इस सवाल का जवाब खोजने के लिए रिसर्चर ने जिस कार्यप्रणाली को चुना है वो एक क्वांटिटेटिव सर्वे मेथड है। यानी उन्होंने 200 शहरी युवाओं का एक सैंपल लिया और उन्हें एक प्रश्नावली दे दी। ये तो बहुत सीधा साधा तरीका लगता है। हाँ। आप युवाओं से पूछेंगे कि वह दिन में कितने घंटे फोन चलाते हैं, किस तरह के पॉलिटिकल पोस्ट पढ़ते हैं और राजनीति के बारे में कितना जानते हैं। इन आंकड़ों से एक निष्कर्ष निकल जाएगा। हाँ, ये अपेक्षाकृत एक सीधा तरीका है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तब बढ़ती है जब हम दूसरे उदाहरण की तरफ मुड़ते हैं जो ग्रामीण बैकग्राउंड से है। हाँ। इस रिसर्च का टाइटल है बिहार के ग्रामीण छात्रों पर ऑनलाइन शिक्षा का प्रभाव। कोविड के बाद ये मान लिया गया कि अब तो हर गांव में इंटरनेट है, इसलिए शिक्षा भी पहुंच गई होगी। लेकिन क्या तकनीकी पहुंच का सीधा मतलब बेहतर शिक्षा है? इसका पता लगाने के लिए इस रिसर्च में मिक्स्ड मेथड का उपयोग किया गया है, जहां सर्वे के साथ साथ इन डेप्थ इंटरव्यूज भी लिए गए हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बात केवल इंटरनेट कनेक्शन होने या ना होने की नहीं रह जाती। बिल्कुल नहीं। हमारे सोर्स यहाँ कुछ बहुत ही एडवांस्ड एकेडमिक इनसाइट्स पेश करते हैं जो मुझे लगता है इस पूरे डिस्कशन का सबसे विचारणीय हिस्सा है। बिल्कुल, वो 2 थ्योरीज। हाँ, यहाँ फ्रांसीसी समाजशास्त्री पियरे बॉर्डियो की सांस्कृतिक पूंजी और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की क्षमता यानी कैपेबिलिटी की अवधारणाओं का जिक्र किया गया है। ये एक रिसर्च प्रपोजल की गहराई का बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, अमर्त्य सेन का सिद्धांत हमें बताता है कि केवल किसी रिसोर्स तक पहुंच या एक्सेस होना ये पक्का नहीं करता कि व्यक्ति उस रिसोर्स का उपयोग करने में कैपेबल भी है। हाँ, सही बात है। मान लीजिए आपने गांव के छात्र को स्मार्टफोन और इंटरनेट दे दिया, ये पहुंच हो गई। हाँ। लेकिन अगर उसके घर में पढ़ाई के लिए कोई शांत कोना नहीं है या उसके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उसे ऑनलाइन कोर्स खोजने में मदद कर सके, तो क्या वो उस फोन का उपयोग शिक्षा के लिए कर पाएगा? शायद बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली। उसकी वो क्षमता विकसित ही नहीं हो पाएगी। और यहीं पर पियरे बॉर्डियो की सांस्कृतिक पूंजी यानी कल्चरल कैपिटल की बात आती है। ये इस बारे में है कि एक बच्चे को अपने परिवार से कैसी शब्दावली, कैसा माहौल और कैसा सोशल सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। एक संपन्न परिवार का बच्चा जिसके पेरेंट्स खुद एजुकेटेड हैं, वो इंटरनेट का इस्तेमाल नई चीजें सीखने के लिए करेगा, जबकि एक ऐसा बच्चा जो अपने परिवार में पढ़ने वाला पहला इंसान है, वो शायद उसी तकनीक का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए करे। और यही वो गहरी सामाजिक वास्तविकता है जिसे एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल पकड़ने की कोशिश करता है। हाँ। अगर रिसर्चर केवल एक सर्वे बांटकर वापस आ जाता जिसमें बस एक सवाल हो कि क्या आपके पास स्मार्टफोन है और बच्चा जवाब दे हाँ, तो रिसर्च का रिजल्ट पूरी तरह गलत दिशा में जा सकता था। मतलब ये मान लिया जाता कि ऑनलाइन शिक्षा बहुत सक्सेसफुल है। एग्जैक्टली। लेकिन जब रिसर्चर उसी बच्चे के साथ बैठकर उसका इंटरव्यू लेता है तो उसे समझ में आता है कि सांस्कृतिक पूंजी और क्षमता की कमी के कारण वह तकनीक शिक्षा में बदल ही नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा पीछे जाकर एक सवाल पूछना चाहूंगी। हाँ, पूछिए। आपने कहा कि इस गहरी सच्चाई को पकड़ने के लिए मिक्स्ड मेथड चुनी गई, तो क्या एक रिसर्चर के लिए अपने प्रपोजल में सिर्फ इतना लिख देना काफी है कि मैं मिक्स्ड मेथड का उपयोग करूंगा क्योंकि मुझे गहराई से जानकारी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। या उसे ये साबित करना होगा कि केवल आंकड़े क्यों ना काफी हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका सीधा सा जवाब है कि केवल मेथड का नाम लिख देना कभी भी काफी नहीं होता। अच्छा। आपको अपने प्रपोजल में ये मजबूती से तर्क देना होगा कि आपने ये खास मेथड चुनी क्यों है। आपको कमेटी को ये समझाना होगा कि देखिए, एक प्रश्नावली ये तो बता देगी कि कितने घरों में इंटरनेट है, लेकिन वो ये कभी नहीं बता सकती कि इंटरनेट होते हुए भी बच्चा पढ़ क्यों नहीं पा रहा है।
मतलब क्यों और कैसे के जवाब चाहिए। हाँ, और इन जवाबों के लिए इंटरव्यू लेना अनिवार्य है। एक अच्छे प्रपोजल में ये जस्टिफिकेशन बहुत लॉजिकली पिरोया हुआ होना चाहिए। बिना ठोस तर्क के चुनी गई कोई भी मेथड प्रपोजल को एकदम कमजोर कर देती है। तो इन सब बातों का असल में क्या मतलब निकलता है? अगर केवल एक्सेस का मतलब सक्सेस नहीं है और सिर्फ एक प्रपोजल लिख देने का मतलब बेहतरीन रिसर्च नहीं है, तो एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसे बहुत मेहनत से बनाया गया हो, वो अक्सर रिजेक्ट होकर कचरे के डिब्बे में क्यों चला जाता है? देखिए, वे कौन सी प्रैक्टिकल गलतियां हैं जो नए रिसर्चर बार बार करते हैं? सोस बहुत क्लियरली उन एकेडमिक गड्ढों को लिस्ट करता है जिनमें नए लोग अक्सर गिर जाते हैं। सबसे पहली और सबसे खतरनाक गलती है विषय का बहुत ज्यादा ब्रॉड या अस्पष्ट होना, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। जी बिल्कुल। अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिसे पूरा करने में 10 साल लग जाएंगे, तो कोई भी संस्था आपको फंड नहीं देगी। आपको अपने विषय को एक लेजर की तरफ फोकस्ड रखना होता है। और दूसरी बड़ी गलती है स्पष्ट उद्देश्यों की कमी। अगर रिसर्चर खुद ही इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड है कि वो एंड में क्या अचीव करना चाहता है, तो प्रपोजल पढ़ने वाला तो कभी भी कन्विंस नहीं हो पाएगा। इसके अलावा मेथोडोलॉजी का कमजोर होना भी तो एक बड़ा रीजन होगा ना। बिल्कुल। अगर आपने प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी बता दी, लेकिन उसे नापने या जांचने का तरीका बहुत ही बचकाना या इम्प्रैक्टिकल रखा है, तो पूरा प्रपोजल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बड़ी वार्निंग है, लिटरेचर रिव्यू का बहुत सुपरफिशियल या सतही होना। मतलब बस नाम लिख देना। हाँ, कई बार लोग सिर्फ कुछ किताबों के नाम और उनके सारांश लिख देते हैं। उनके विचारों में कोई फ्लो या तालमेल नहीं होता। वे ये नहीं बता पाते कि पहले की रिसर्च और उनकी अपनी रिसर्च के बीच लॉजिकल कनेक्शन क्या है। अगर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आपकी मेथोडोलॉजी के बीच कोई लिंक ही नहीं है, तो ये पढ़ने वाले के मन में भारी कंफ्यूजन पैदा करता है। और कंफ्यूजन कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देता। बिल्कुल। हमेशा याद रखिए, एक कमजोर प्रपोजल भ्रम पैदा करेगा और वो भ्रम आखिर में बहुत ही खराब और अविश्वसनीय नतीजों की तरफ ले जाएगा। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये बहुत मजबूती से कह सकते हैं कि एक मजबूत रिसर्च प्रपोजल ही एक मजबूत और रिलायबल रिसर्च की एकमात्र गारंटी है। बिल्कुल सही बात है। ये प्रोसेस केवल एक फॉर्मेलिटी या किसी बॉक्स में टिक लगाने वाली एक्टिविटी नहीं है। ये रिसर्च की दिशा, उसकी गहराई और एकेडमिक दुनिया पर उसका इम्पैक्ट तय करने वाला सबसे क्रिटिकल स्टेप है। किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो ज्ञान की खोज में है, ये प्रोसेस इसलिए मायने रखती है क्योंकि जानकारी के इस अथाह और भ्रामक समुद्र में ना, ये प्रपोजल आपको डूबने से बचाता है। एग्जैक्टली। और आपके विचारों को एक स्पष्ट दिशा देता है। ये प्रपोजल आपको डिसिप्लिन में रखता है। हाँ, ये आपके हवाई विचारों को एक ठोस जमीन पर लाता है, ताकि जब आप असल में फील्ड में उतरे ना, तो आप भटके नहीं, बल्कि एकदम सटीक डेटा और गहरी इंसाइट्स के साथ वापस लौटें। बिल्कुल। अब इस चर्चा को एंड करते हुए मेरे मन में ना इस सोर्स मटेरियल से परे एक विचार आ रहा है जो शायद हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। अच्छा, क्या है वो? हमने पूरे टाइम बात की कि रिसर्च प्रपोजल एक ब्लूप्रिंट है और रिसर्च वो इमारत है जिसे हम बना रहे हैं। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा जब वो जमीन ही अचानक खिसक जाए जिस पर हम निर्माण कर रहे हैं? मतलब? मेरा मतलब है, अगर एक्चुअल रिसर्च के दौरान समाज या परिस्थितियां ही पूरी तरह बदल जाएं, जैसे कि मान लीजिए रिसर्च के बीच में कोई ग्लोबल महामारी आ जाए या कोई बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हो जाए। ओहो, ये तो बहुत ही वैलिड पॉइंट है। तो शुरुआत में बनाए गए इस रिसर्च प्रपोजल को कितना फ्लेक्सिबल होना चाहिए? क्या हमें किसी भी कीमत पर अपने पुराने ब्लूप्रिंट से चिपके रहना चाहिए, या फिर बदलते हालात में अपनी इमारत को बचाए रखने के लिए नक्शे को ही बदल देना चाहिए? ये एक बहुत गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर रिसर्चर को अकेले में विचार करना चाहिए। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। मिलते हैं अगले विचार विमर्श में।